मित्रों, मैं जहाँ से आता हूँ, जो मेरा गांव है, वो बस्ती ज़िले में पड़ता है और अयोध्या से बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है, सटा हुआ है। ये अलग बात है कि जो मेरी पहचान है पत्रकार के तौर पर, वो इलाहाबाद से जुड़ी हुई है और मेरे कामकाज का दायरा भी जो है, जब मैंने जनसत्ता से एक स्टिंगर के तौर पर काम शुरू किया तो 1985 में ही प्रतापगढ़ के किसान आंदोलन से जुड़ी जगहों पर, रायबरेली में मुंशीगंज से लेके लगभग सारे इलाकों को अपनी आंख से उन गांवों को देखा है और समझने की कोशिश करता रहा हूँ, एक इतिहासकार के नज़रिए से नहीं बल्कि एक पत्रकार के नज़रिए से। और मुझे कई बार लगता है कि पत्रकार जो है वो, उसकी दृष्टि जो है वो एक इतिहासकार से कम नहीं होती है, क्योंकि वो कुरेद के जिस तरह से चीज़ों को जानने समझने की कोशिश करता है, उसे अगर समझना हो तो आप अमृतलाल नागर जी की जो रचना है गदर के फूल जरूर पढ़िए। उसको पढ़ेंगे, इतना बेहतरीन रिपोर्टाज है जिसमें 1857 से जुड़े हुए बहुत सारे प्रसंग हैं। और 1857 इसलिए कह रहा हूँ कि जब 1857 को अवध के किसान आंदोलन से अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि फर्क ये है कि 1857 में जो अवध की या उस इलाके की जागीरदारी की प्रथा थी, उसमें और 1857 के बाद फ़र्क आ गया था। और 1857 के पहले अवध की ज़्यादातर जागीरें जो थी वो राजपूतों के पास थी, जो है अगर उठा के दें। और 1857 के बाद जागीरें अलग अलग समुदायों के हाथ में आईं और उन लोगों ने, कभी आप अरविंद भाई की किताब पढ़िए, अरविंद मोहन जी की, तो उसमें आता है कि चंपारण में कितने तरीके के टैक्स लगते थे। तो चंपारण में जितने टैक्स लगते थे उसका 3 गुना ज़्यादा टैक्स जो है अवध के इलाके में लगता था जो है। तो मैं कहानी शुरू करूं तो मैं अपने गांव के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा गांव भी 1857 की क्रांति से जुड़ा रहा है और मेरे पिताजी ने बहुत चिट्ठियाँ लिखी। मेरे गांव का नाम गुंडा कुंवर है। आप लोगों ने ऐसा नाम कहीं नहीं सुना होगा जिसमें गांव के आगे गुंडा लगा हो। और हम लोगों के इलाके के लिए वहाँ एक सैनिक छावनी स्थापित की गई थी। आप अयोध्या के बाद जाएंगे तो 2 जगहें इंपॉर्टेंट हैं, एक है पहले विक्रमजोत, इसके बाद छावनी। तो छावनी जो है 1857 में अंग्रेजों ने एक सैनिक छावनी बनाई थी जिसके नाम पर वो नाम है छावनी। और वहीं पर जो है करीब 500 लोगों को एक पेड़ के नीचे फांसी दी गई और वो अभी भी एक स्मारक के तौर पर विद्यमान है। उसमें मेरे गाँव के भी लोगों को फांसी दी गई और वो राजपूतों का गाँव, उसको अंग्रेज़ों ने कहा कि सारा न्यूसेंस की जड़ ये है, ये गुंडों का गांव है। और तब से अब तक हम लोग लगातार उस गांव को ढो रहे हैं जो है। तो ये कहानी और इसलिए क्योंकि 1857 में हमारे इलाके में, हमारा इलाका जो है वो उसका जिक्र इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि वो उसके बारे में लोग नहीं जानते। वहाँ की जो रानी थी अमोढ़ा की, रानी तलाश कुंवर, वो ओरिजिनली जौनपुर की रहने वाली थी। 1857 की लड़ाई में वो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुई थी। लेकिन जो इतिहास लिखा गया आप लोगों को पता है कि कितनी महिलाओं के नाम आते हैं और क्या रानी तलाश कुंवर का नाम आता है उसमें। उसी तरह से बगल में गोंडा ज़िले में तुलसीपुर की रियासत थी, वहाँ की रानी भी शहीद हुई। जिस जगह की हम लोग बात कर रहे हैं, अवध किसान आंदोलन का जो गढ़ है, वहाँ चांदा में एक लड़ाई हुई। तो चांदा की लड़ाई में एक बहुत ही नौजवान कालाकाकर रियासत के जो है लाल प्रताप सिंह शहीद हुए, उनके चाचा जी शहीद हुए और बहुत सारे लोग जो है अवध के 1857 की लड़ाई में शहीद हुए। मैं जब डाक व्यवस्था पर अपनी किताब लिख रहा था तो मैंने ये पाया कि 1857 और 58 में पूरे देश भर से करीब 23 लाख चिट्ठियाँ रीडायरेक्ट हुई थी। रीडायरेक्ट होने का मतलब ये होता है कि जिस पते पर चिट्ठी भेजी जाती है वो ना मिले। उनमें से उस दौरान 1.25 करोड़ चिट्ठी पूरे भारत में कुल गई थी। अवध इलाके में सबसे ज़्यादा चिट्ठी इसलिए आई थी क्योंकि ज़्यादा चिट्ठियाँ उस दौर में वही लिखते थे, वहीं के लोग सबसे ज़्यादा फौज वगैरह में थे। इस नाते आपको याद है 1857 में तो लिटरेसी भी 1% थी, मध्य वर्ग का उदय नहीं हुआ था। और जो स्थिति थी तो ये 23 लाख में रिडायरेक्ट होकर जो डेड लेटर ऑफिस में चिट्ठी गई उसमें लिखा गया कि ये लोग या तो पलायन कर गए या मर गए।
और अगर आप लोगों में कई लोग जो उस इलाके के हैं तो उनको पता होगा कि गोरखपुर की बात कर लीजिए, बस्ती ज़िले की बात कर लीजिए, आप बहराइच की कर लीजिए, गोंडा की कर लीजिए, लाखों किसान 1857 में पलायन करके नेपाल की तराई में गए। बिहार के लोग भी ऐसे ही गए, और जिनको आज हम मधेसिया कहते हैं वो वही लोग हैं। सारे बड़े लोग गए, राजा देवी बकर सिंह गोंडा के वो गए। बहराइच में 25 रियासतें थी जो बाद में सिखों को दी गई, उनके लोग भी वहीं गए नेपाल की तराई में। और जब नागर जी गए थे अपना अध्ययन करने तो उन्होंने बाकायदा नेपाल की तराई में नेपाल की उसमें जा कर के और मुलाकात भी की थी। आप लोगों को पता होगा राणा बेनी माधव रायबरेली की, वो भी वहीं गए थे। नाना साहब भी उसी इलाके में गए। सारे बड़े जो क्रांतिवीर नेता थे अवध के वो उस इलाके में गए। बेगम हजरत महल गई। और ये सारी जिम्मेदारियां जिनका जिक्र कर रहा हूँ ये सब अंग्रेजों ने उस समय जब्त कर ली थी। गांव के गांव जब्त कर लिए उन्होंने। और अवध के जो किसान आंदोलन की, मैं एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मानता हूँ कि 1857 को खुद ब्रिटिश हिस्टोरियन ने माना है कि अगर कहीं जन क्रांति थी तो अवध के इलाके में थी। और उन्होंने माना है इसको, जन क्रांति कहीं थी तो अवध के इलाके में थी। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। उस जन क्रांति की जो शुरुआत हुई वो किसी और ने नहीं, किसानों ने शुरू की। और मैं जल परिवहन पर एक किताब लिख रहा था तो मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला जिसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे अपने इलाके में बस्ती ज़िले में जो अमोढ़ा रियासत है, अमोढ़ा का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि राजेंद्र बाबू का जो ओरिजिनल गांव, मूल गांव जो है कुआं गांव, वो मूल निवासी वहीं के थे। वो हमारे अमोढ़ा रियासत जहाँ मेरा गांव जिसमें आता है, मूल निवासी वहीं के थे। और हरिवंश राय बच्चन के भी परिजन वहीं के थे, ये दोनों लोग जो है। और अगर क्या बोलूँ क्या याद करूँ उसको आप पढ़ेंगे तो अमोढ़ा का जिक्र आता है। बीच में जब उनकी मौत हुई तो आया कि इलाहाबाद के पास जो है वो प्रतापगढ़ में ये गांव पड़ता है, जबकि सच ये है कि है ही नहीं वहाँ। अमोढ़ा नहीं, अमोढ़ा केवल एक ही है वही जहाँ जो है वो लोग थे वहाँ के। और बहुत सारे किस्से कहानियाँ, वो हमारा जो ज़िला है वो संत कबीर की भी नगरी है, भगवान बुद्ध की भी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। और हम आप सब लोग जो जानते हैं वहाँ की हमारे यहाँ राम रेखा है, वहाँ राजा दशरथ ने पुत्रेष्टिया की भी वहीं किया था, वहीं राम जानकी मार गए। अयोध्या से कहीं अलग नहीं है हम लोग। और ये जो तीनों अवध के मतलब जो उत्तर प्रदेश का जो किसान आंदोलन है उसके जो तीनों नायक थे, उनमें तीनों के तीन प्रमुख नायकों में तीनों सन्यासी थे। जो आप चाहे बाबा राघवदास को ले लीजिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में सक्रिय थे। आप जो है बाबा रामचंद्र का जिक्र जो समीर भाई ने किया उनको ले लीजिए। और भी रायबरेली मुंशीगंज में भी जो है एक बाबा ही थे जो आंदोलन के नायक थे, और स्वामी सहजानंद। इनको अलग करके इस आंदोलन को नहीं देखा जा सकता। और ये जब आंदोलन में जब शुरू हुआ, स्वामी सहजानंद के अध्यक्षता में तो खैर किसान सभा ही बनी, लेकिन उसके पहले ये जो आंदोलन शुरू हुई है स्वतः स्फूर्त थे, कोई राजनीतिक दल इसके आगे पीछे नहीं था। तो मैं जब बात करूँगा, हम लोग सुनेंगे बहुत अच्छा अरविंद मोहन जी ने जो काम किया है चंपारण में, तो कैसे कैसे टैक्स चंपारण में लगते थे। लेकिन मैंने जो है चूँकि किसान आंदोलन पर लगातार मैंने कुछ काम करने की कोशिश की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अवध में कैसे टैक्स लगते थे जो पूरी दुनिया में शायद कहीं लगते रहे होंगे। तो उसका थोड़ा सा जिक्र मैं करूँगा, मैंने कुछ नोट्स लिए हैं। तो कुछ तो टैक्स जो चंपारण में लगते थे, जैसे तालुकेदारों के बेटे का जन्म होता है तो उस पर टैक्स था, उनकी एजुकेशन होती थी तो उस पर भी टैक्स था, हाथी और दूसरी सवारी खरीदते थे टैक्स था ही, जैसे समीर भाई ने बताया, कार लिया तो उस पर टैक्स, बच्चे की शादी से लेकर के विदेश भेजना सब पर टैक्स लगते थे जो, ठीक है ना। एक ब्रिटिश अधिकारी जो है पोर्टर थे, उन्होंने इलाहाबाद बंदोबस्त रिपोर्ट जो लिखी 1877 में, उसमें उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता है कि भारतीय जमींदार समझता है कि उसके गांव का रहने वाला अपने हर काम के लिए उसे पैसा दे, खाने के लिए, पीने के लिए और सोने के लिए। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग है कि 17 अप्रैल 1883 को एक प्रतापगढ़ के डिप्टी कमिश्नर है ई ग्रिग, इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी। आप इसको जोड़ेंगे तब समझेंगे कि जो प्रतापगढ़ का जो किसान आंदोलन हुआ ये क्या अकस्मात नहीं हुआ, उसके पीछे की पृष्ठभूमि
कई सालों पहले से बन रही थी। तो उन्होंने क्या लिखा है कि भेंट, नजराना, कबूलियताना, हथियावन, नचना आदि जबरन वसूली को तो सब जानते हैं, पर इधर मैंने पकवान नामक एक नया नाम सुना। पकवान जिले की एक ठकुराइन तालुकेदारिन के पैर में फोड़ा निकल आया। अच्छे होने के लिए उन्होंने फकीरों को बड़ी रकम बांटी। मेरे हिसाब से करीब 15,000 रुपये व्यय हुए। ये रकम किसानों से वसूल की गई। एक दूसरे तालुके में इसी साल 8,000 से अधिक रकम कमोरी के नाम से वसूल की गई। यह एक नाचने वाली स्त्री के लड़के के सुन्नत समारोह पर व्यय हुई। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये 15,000 उस समय का, और कितनी रकम होगी आज अगर आप उसका अंदाज़ा लगाएंगे। तो ये सब थी पृष्ठभूमि अवध के किसान आंदोलन की। तो ये सवाल यह है कि ये लोग जो कि 1857 में अपने ही जागीरदारों जमींदारों के लिए जान लेने के लिए तैयार थे, तो इनकी जान लेने के लिए कैसे तैयार हो गए या ऐसे कैसे खड़े हो गए? इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो 1857 के पहले की जो जमींदारी थी उनमें किसानों और जमींदारों के बीच में बहुत ही परस्पर भाईचारा था, और जमींदार इस बात को समझता था कि बगैर किसान के हमारा काम चलने वाला नहीं। इसलिए जो अवध के नवाब को ख़त्म करने के लिए जो सलीमन ने एक रिपोर्ट लिखी थी, उसमें अगर आप जाएंगे तो सलीमन की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र आता है कि अवध में खेती बाड़ी की क्या अच्छी स्थिति है जो है, और किस तरह से जमींदार जो है किसानों को अपने इलाके में बसे रहने के लिए कर्ज से लेकर के तमाम सुविधाएं, रियायतें, सिंचाई के साधनों के से लेकर के बहुत सारी बातें जो है अगर आप जिक्र करेंगे, देखेंगे उस रिपोर्ट को। सलीमन की रिपोर्ट कभी मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, वो अब हिंदी में भी उपलब्ध है। तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में अवध का इलाका क्या था और क्या कर दिया गया 1857 के बाद पूरा का पूरा क्रश करने के लिए। किस तरीके से जो 500 से ज़्यादा किले तबाह कर दिए गए, करीब 1400 से ज़्यादा गढ़ियाँ जो थी उसको ख़त्म कर दी गई, उसके अंदर कितने महत्वपूर्ण जो है धरोहरें थी उसको नष्ट कर दिया गया, कितने हथियार जो जब्त कर लिए। ये सारी चीज़ें इस पूरे, अगर आप अवध के किसान आंदोलन को समझना है तो इस पृष्ठभूमि को जरूर जानना समझना जरूरी होगा, क्योंकि ऐसा नहीं, अंग्रेजों ने बहुत सारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की है लेकिन दो चीज़ें नहीं मिटा पाए। पहला तो वो लोकगीतों को नहीं मिटा पाए, दूसरा लोक जीवन में विद्यमान हस्तियों को नहीं मिटा पाए हैं। आज इसीलिए जो है चाहे वो रानी तलाश कंवर हों और चाहे जो है राजा देवी बकर सिंह हो, जिनके सम्मान में आज भी ताजिए झुक जाते हैं, वो चीज़ें अभी विद्यमान हैं और उनको जो हम लोग, हमारे जो इलाके के लोग हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि उनके प्रति लोगों के मन में हमारी पीढ़ियों से कितना भाव भरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये जब अवध का जो किसान आंदोलन हुआ, इसके पहले ये था कि किसानों को ये तो कर तो देने ही पड़ते थे, 12 बार तालुकेदार का खेत अपने हलों को ले जाके जोतना पड़ता था, जो उनकी खेत बाड़ी होती थी। आप सोच लीजिए बेगारी। ये अलग बात है कि उसमें जो राजपूत और ब्राह्मण जो थे वो अपवाद हो जाते थे जो है, क्योंकि ब्राह्मणों से तो इस तरह की चीज़ें करना वो पाप माना जाता था। राजपूत जो है, राजपूतों में एक अलग तरीके की एकता, हथियार वाले लोग रहे तो उनसे सामान्यतया उनको अवॉइड किया जाता था, लेकिन जो गरीब राजपूत थे उनको छोड़ा नहीं जाता था। ऐसा नहीं है कि जो है वो ये हर एक के लिए। तो इसके बाद जो है इतना सब सारी चीज़ों के बाद जब ये अवध इलाके में ये हुआ, उस समय एक गीत बड़े तेज़ी से जो है उस इलाके में गूंज रहा था, और गांधी जी ने चंपारण में जो सत्याग्रह करके जो सफलता हासिल पाई, वो भी गांव में अलग अलग रूप में उसकी सफलता को प्रचारित किया जा रहा था, क्योंकि चंपारण का इलाका कोई हम लोगों से बहुत दूर नहीं है। गंडक नदी के इस पार उत्तर प्रदेश है, और उस पार जो है बिहार का वो चंपारण इलाका शुरू होता है। और उसके बाद जो है गांधी जी के कई दौरे उस इलाके में हुए। तो इस नाते गांधी जी के लोक कथाओं, जो लोक जीवन में ये विद्यमान था कि गांधी जी ने अंग्रेजों को हरा दिया और चंपारण का जो राज है वो गांधी जी को दे दिया है। ये इस तरह की कथा कहानी जो है लोगों के बीच में प्रचारित थी। और आप जानते हैं कि वो एक ऐसा दौर था कि जो है खबरें आज से ज़्यादा तेज़ी से पहुँचती थी। तो ये जो गीत है वो था कि सबसे अभागा हम किसान ये देशवा में, अपने से खेत जोती अपने से खेत बोई, तबो नहीं अन्न के ठिकान ये देशवा में,
कर्जा दिन दूना बढ़े रात चौगुना बढ़े, हो गए सहुआ सब बेईमान हमारे देशवा में। एक तो ये लगान लागे 4-6 लेत बाढ़े, हो गए जालिम जमींदार ये देशवा में, सबसे अभागा किसान है देशवा। ऐसे बहुत सारे गीत जो कि अवध के किसान आंदोलन को में गांव-गांव में मथ रहे थे। और एक छोटा सा गीत और है जो बहुत ज़्यादा, मैंने किसानों की पीड़ा, समय ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन तो उसी दौरान जो है, उसके पहले अगर आप इसको पूरी पृष्ठभूमि को देखेंगे तो बाबा रामचंद्र जिनका जिक्र समीर भाई कह रहे थे, जिनको नेहरू जी ने कहा कि अवध का तूफान, और ये जो आंदोलन था, अवध का जो आंदोलन था, उसमें बाबा को लाया गया था। बाबा कोई अपने आप नहीं चल के आए थे जो, और उनके लाने में झिंगुरी सिंह का बड़ा भारी योगदान था जो, और सहदेव सिंह का योगदान था, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार थे, अपेक्षाकृत जो है अपेक्षाकृत समझदार थे। वैसे भी प्रतापगढ़ के बारे में एक कहावत है, बड़ी मशहूर है जो, वो है ना 100 पढ़ा ना एक प्रतापगढ़ा, है ना। ये बड़ी पुरानी कहावत है, तो आप ये समझिए। नहीं, वो कहावत ये है कि ना 100 पढ़ा ना एक प्रतापगढ़ा, यानी 100 पढ़ा लिखा एक प्रतापगढ़िया के बराबर है। पुरानी कहावत है, कोई आज की नहीं। तो इसलिए प्रतापगढ़ के जो लोग हैं वो काफ़ी, और ये जो आपने कहा, ये आंदोलन भी प्रतापगढ़ से ही राजा रामपाल सिंह पैदा हुए, जो कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में रहे। प्रतापगढ़ ने बहुत सारे आंदोलनों को ऊर्जा दी, जिसमें से एक आंदोलन ये है। और जो समीर भाई कह रहे थे, बात सही है, जो पट्टी का इलाका में जो इस आंदोलन को ऊर्जा दी, उसमें सभी समुदायों के लोगों की भागीदारी थी, लेकिन पूर्वी कम्युनिटी के लोग निश्चित तौर पर उसमें बहुत अग्रणी भूमिका में थे। ये और बाबा के बारे में भी जो कहावत है कि वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, ऐसा नहीं था। बाबा भी ओबीसी कम्युनिटी के थे। बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करके पता लगाया है, वो बाबा जो है महाराष्ट्रियन थे, फीजी में गए थे। अवधी उन्हें आती नहीं थी, अवधी उन्होंने जो है रामचरित मानस से सीखी। तो इस नाते आप ये कहिए कि जैसे बहुत से लोगों को अवधी रामचरित मानस ने सिखाया, तो बाबा को भी सिखाया, और काफ़ी अच्छा ज्ञान उनको हो गया था। और जो कहावत समीर भाई ने कही, वो वहीं रूरे गांव में बनी, और रूरे गांव में तो खैर वो एक तीर्थ की तरह है। हमको लगता है कि वहाँ हम सब लोगों को जाना चाहिए जो है। तो लेकिन ये आप देखेंगे तो उसके पहले की क्या घटनाएं थी। जो अवध किसान आंदोलन के दौरान 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, बहुत सारे सैनिक आए गांव में, जो जिनको जबरन अंग्रेज़ों ने काम लिया और भेज दिया गांव में। उसके साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होगा, भारत में पहली बार इलेक्शन की प्रक्रिया भी उसी दौरान शुरू हुई। भारत का पहला निर्वाचन, ये जो संवैधानिक सुधार हुए, पहला निर्वाचन भी हुआ, वो भी उसी के बाद हुआ। तो जो संवैधानिक सुधार की जो प्रक्रिया चल रही थी, उस समय आपको पता है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता थे पंडित मदन मोहन मालवीय। उनको ये लगा कि किसानों का एक राजनीतिक संगठन खड़ा करना चाहिए। इस नाते जो अवध किसान सभा है, जो 2019 में 100 साल जिसने पूरा कर लिया, उससे भी पहले जो है किसानों का एक संगठन मालवीय जी ने कांग्रेस के झंडे तले खड़ा किया, किसान सभा, जो कि जिसमें राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन से लेकर के, और एक समय में जो है आचार्य नरेंद्र देव भी जुड़े हुए थे। और सरदार पटेल ने 1936 में उसी किसान सभा में आकर के एक भाषण दिया। बड़ा ज़बरदस्त भाषण है, उसका कुछ अंश चाहेंगे तो मैं सुनाऊंगा। मैंने वो पूरा भाषण पटेल जी का मेरे पास है। और वो जो पूरा दौर है, मतलब, और 1921 में एक जिम्मेदार मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश में बन गया था। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उस समय थी, वो 1887 की है। 1887 में ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी, और 1887 में ही यूपी की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। उस समय उत्तर प्रदेश का नाम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस था। तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जो था, उसको बनना तो चाहिए था 1861 में लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन ये तो अंग्रेज ही जानते हैं कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल सबसे बड़े इलाके में
25 साल के बाद क्यों बनी। वो उसके पीछे भी किसान आंदोलन था और वो बाद में साबित हुआ जब 1903 में मालवीय जी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने और मालवीय जी 1909 तक रहे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। तो अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर आप कुछ प्रोसीडिंग को पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा है, तो मालवीय जी ने शिक्षा पर बहुत कम बात की है, उन्होंने किसानों पर बात की है, उन्होंने और चीज़ों पर बात की है। और 1927 में इन्हीं मालवीय जी ने जब रॉयल कमीशन के सामने गवाही दी है तो उन्होंने किसानों की दुर्दशा का जो मार्मिक एक तरह से चित्रण जो है अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में किया है, वो अपने आप में एक पढ़ने लायक चीज़ है। और उसके बाद जो कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी जमींदारी उन्मूलन की, उसने अलग अलग इलाकों में दौरा किया, उसमें मुंशीगंज का भी दौरा किया और उसमें जो है उन्होंने देवरिया में किया, जिसमें गोबरी प्रथा का एक जिक्र आता है उस रिपोर्ट में, कि जिसमें ये बताते, बाद में संसद में भी ये सवाल उठा कि एक ऐसा इलाका जहाँ लोग गोबर से गेहूँ निकाल रहे हैं, ऐसे गरीब लोग जो। तो ये सारी बातें जो है अगर आप देखेंगे तो अवध के किसान आंदोलन या उसके बाद लगातार चलते रहने किसान आंदोलनों के पृष्ठभूमि में ये सारी बातें कहीं न कहीं हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि बाबा रामचंद्र जो है, जो जिसको आप ये कहिए कि इनके नेतृत्व में जो आंदोलन चला, इसका जो सबसे शिखर काल था ये था 1920 से 22 के दौरान। हालांकि बाद में भी और ये जो है इनको ये खबर लगी कि गांधी जी इलाहाबाद आए हुए हैं, गांधी जी को इलाहाबाद में आए हुए हैं, उनको किसानों की समस्याएं, उनको लगा कि चंपारण में इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है, अगर गांधी जी प्रतापगढ़ के किसान आंदोलन को भी समझ लेंगे तो हमें मदद करेंगे वो। लेकिन गांधी जी जा चुके थे जब ये लोग पहुँचे, ये लोग पैदल ही गए थे, रूट से ये लोग पैदल इलाहाबाद पहुँचे। और जब वो नहीं हुआ, काफ़ी बड़ी संख्या में किसान थे, तो बलुआ घाट पर एक मीटिंग हुई, उसमें राजेश टंडन, उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मालवीय जी समेत कई लोग थे जिन्होंने इनकी पूरी बातों को सुना। और इसके बाद फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ गए, तो वो जाकर के उनके लिए ऐसा नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके पहले अनाम टाइप के व्यक्ति थे या उनको लोग जानते थे, लेकिन कि उन्होंने खुद लिखा और माना है, इसके पहले उनको किसानों की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। किसानों के तमाम सम्मेलनों में आए गए, वो आते जाते भी रहते थे, लेकिन जब प्रतापगढ़ में गए और जो उन्होंने किसानों के संगठन को देखा, ताकत को देखा, उसको देखा, उसके बाद वो कई बार गए और बहुत सारी जगहों पर गए। तो एक तो बात ये हो जाता है, मतलब एक मोटा मोटा जो है ये खाका, क्योंकि तो और ये आंदोलन जो है, जिसमें इस आंदोलन की जब आप बात करेंगे तो ये आंदोलन सफल रहा। सफल इस मायने में रहा कि अंग्रेज़ों को जो मूल कारण थे उसके जो है, जिसमें जब चाहे बेदखली कर देना, उसको ख़त्म करना पड़ा। उसके लिए कानून बना बाकायदा। ये ठीक है कि आप जानते हैं कि बहुत ही कुटिल प्रवृत्ति के जमींदार थे, उन्होंने लगातार समस्याओं को बनाए रखा। और दिलचस्प बात यह है कि जो हमारा ज़िला है बस्ती, उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी उन्मूलन का कानून बना, उसके पृष्ठभूमि में जब पहले जांच करने गए चौधरी चरण सिंह, तो मेरे ही ज़िले में गए और उन्होंने पाया इस बात को, उन्होंने पाया कि किस तरीके से जमींदार लोग, ये जो तालुकेदार, जमींदार नहीं, तालुकेदार की बात करूँगा, किस तरीके का, तो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लूँगा तो राजनीति आ जाती है, राजनीति ना आए, हम लोग सीधे किसान आंदोलन की बात करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, कई नाम ऐसे हैं जो अलग अलग दलों से जुड़े मिल जाते हैं, तो मैं उस पर नहीं जिक्र करूँगा। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि चौधरी चरण सिंह जब गए तो अन्य दलों के लोग भी उनके साथ थे और उन्होंने देखा कि किस किस तरीके से फरेब हो रहा है। और इस नाते जो यूपी का जमींदारी उन्मूलन का जो कानून बना, जिसके लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे गोविंद वल्लभ पंत तो थे ही, राजेश टंडन सबसे ज़्यादा जो है प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि किसानों के बीच के बड़े ही लोकप्रिय नेता थे और वो लगातार किसानों के बीच में सक्रिय रहे। और जो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे यूपी के, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने को राजनीति से अलग नहीं कर सकता, मुझे आपने अध्यक्ष जरूर बना दिया, लेकिन मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं राजनीति करूँगा। और जिस दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा ने जमींदारी उन्मूलन कानून को पारित किया, उसी दिन वो मंच पर खड़े हुए अपने डायस पर अध्यक्ष पद से, और उन्होंने कहा
कि मैं जमींदारी उन्मूलन के इस कानून को पारित होने के लिए ही इंतजार कर रहा था और मैं अब विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूँ। आप सोचिए कि कैसे कैसे कमिटमेंट के लोग थे, और राजेश टंडन की ज़्यादा याद नहीं होती है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि टंडन जी वो व्यक्ति थे जो 1937 के इलेक्शन में इलाहाबाद से निर्विरोध चुनाव जीते थे, 37 में, और 1952 के लोकसभा चुनाव में भी इलाहाबाद से निर्विरोध जीते थे। उनके खिलाफ कोई मैदान में नहीं उतरा था। आप सोच लीजिए कि एक आदमी जो खत्री कम्युनिटी से आता था, उस आदमी के कितने कितने लोग होंगे खत्री इलाहाबाद शहर में, आप बताइए जो, लेकिन कितना सम्मान रहा उस आदमी का। और वो टंडन जी भी किसानों के आंदोलन से निकले हुए एक नायक थे जो है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब राज्यसभा में भी थे वो, जब राज्यसभा में उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं अब काम नहीं कर सकता नैतिक आधार पर, क्योंकि अगर मैं काम ही नहीं कर सकता तो मुझे राज्यसभा में क्यों रहना। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनको भारत रत्न जब दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं आ सकता, तो उनको भारत रत्न इलाहाबाद जाके राजेंद्र बाबू ने दिया। पूछा कि कहाँ दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा पुराना विद्यालय है वहीं दिया जाए। तो अगर आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देखे हो तो हिंदू हॉस्टल के सामने ही जो विजयनगरम हॉल है उसी जगह पर जो है राजेश टंडन को भारत रत्न दिया गया। तो अगर आप पूरे इस अध्याय को देखेंगे और किसान आंदोलन को वहाँ से लेकर के और यहाँ तक, तो राजेश टंडन जी ने मेरे ज़िले बस्ती में ऊख किसान संघ बनाया, मैंने गन्ना किसानों का एक संघ बनाया। और किसानों के आंदोलन का ही प्रेशर था कि जब गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में 1937 में कांग्रेस की सरकार बनी है तो किसानों के मामले में कई सारे फैसले लेने पड़े, जिसमें है 1938 का शुगर केन कंट्रोल एक्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग जब बात हम लोग करते हैं किसान आंदोलन पर तो हम लोग भूल जाते हैं कि विधानसभाओं में क्या हुआ या विधानमंडलों में क्या हुआ। 1938 का जो शुगर केन कंट्रोल एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने ये तय किया कि कोई भी किसान का जो पुराना गन्ने का रेट है उससे कम नहीं दे पाएगी चीनी को। पहले तो कम दे देते थे, भाई इस साल आपको 20 रुपया मिला तो अगले बार 15 दे देंगी। और अभी अरविंद मोहन भाई साहब बैठे हुए हैं, आप ये देखिए इनके चंपारण इलाके में अगर गन्ना 250 में बिक रहा होता तो हमारे यहाँ 350 में बिक रहा होता। नदी के उस पार इस पार में ये हालत होती है। तो गन्ना किसानों के शोषण से मुक्ति दिलाई, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तब भी गन्ने की सबसे ज़्यादा मिलें थी, जो चीनी मिलें सबसे ज़्यादा, और वही इलाका है जहाँ गन्ने की आरंभिक मिलें शुरू हुई चंपारण के इलाके में, और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में सबसे पुरानी चीनी मिलें वहीं स्थापित हुई। तो गन्ना किसानों को संगठित किया, धीरे धीरे और जगहों पर संगठित किया। लेकिन जब मालवीय जी ने जो इस सभा को बनाया था तो उनको ये लगा था कि राजनीतिक दलों को किसानों के संगठन बना लेने चाहिए, और किसानों के संगठनों के बनाने का सिलसिला लगातार चलता रहा। आप देख लीजिए कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके पास किसान संगठन न हो। तो कांग्रेस ने जो किसान संगठन बनाया था वो बाद में वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया, जो उसका जो पूरी ताकत थी वहाँ चली गई, उधर चली गई। और धीरे धीरे करके अलग अलग भारतीय किसान संघ भी बना, जो है वो बहुत बाद में बना है। वो जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो है भारतीय किसान संघ बना, जिसको आप ये कहेंगे कि भारत के प्रमुख किसान संगठनों में है। लेकिन उसका और बाद में बहुत सारे किसान संगठन बनते बिगड़ते रहे। लेकिन अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अवध में किसान जागरण बहुत ही मध्यम पड़ चुका है। जहाँ मुंशीगंज गोलीकांड हुआ, जहाँ वो, क्योंकि वो परिस्थितियाँ नहीं हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रांत बन चुका है जहाँ जमींदारी उन्मूलन तो हुआ, लेकिन इस समय ये सबसे ज़्यादा देश के छोटे किसानों का प्रांत है। और इतना छोटा प्रांत जहाँ जो है खेती करके जिंदा रहना बहुत ही कठिन हो गया है जो है। क्योंकि जब पहले जो बहुत सारी रिपोर्टें आई उसमें ये कहा गया कि अगर एक 5-6 सदस्यीय परिवार का अगर भरण पोषण करना है तो उसको अगर आदर्श स्थिति होगी कि अगर उसको 6-7 एकड़ ज़मीन उसके पास हो जाए तो काम चल जाएगा। जो अगर उससे कम ज़मीन है तो उसका भरण पोषण भी मुश्किल होगा। और आज जबकि खेती की लागत बढ़ रही, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आज का जो किसान आंदोलन है या जो हुआ है इस बीच में, उसका भी बड़ा मजाक उड़ाया गया। अगर आप उठा के देखेंगे तो संभवतः ये पहला किसान आंदोलन होगा जिस पर इतनी छींटाकशी हुई है। छींटाकशी के 2 कारण थे। कुछ लोग हैं जो कि अज्ञानी लोग थे, कुछ लोग हैं जो राजनीतिक कारणों से, और कुछ लोग हैं जो कि
जानबूझ करके किसान संगठनों के आपसी अंतर्द्वंद के नाते जो है उन्होंने तरह तरह का, मतलब जबकि मुद्दे साफ थे, और प्रधानमंत्री जी ने भी बड़प्पन का परिचय दिया कि जब उन्होंने तीनों कानूनों को वापस ले लिया जो है, क्योंकि सच बात है कि कोई भी कानून बिना सहमति के बनाने की ज़रूरत नहीं है। कानूनों के बनाने की प्रक्रिया भारत में वैसे बहुत लंबी है, 265 दिन लग जाते हैं एक कानून के बनने में। तो ठीक है, वो कानून उसके बाद जो है विचार विमर्श करके आए, एमएसपी पर भी एक बातचीत चल रही है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये मेरा विषय है, ये तो विषय ऐसा है जिस पर मैं ज़्यादा बोलता ही रह सकता हूँ, लेकिन मैं अधिक समय ना लेके अरविंद मोहन भाई साहब को सुनूंगा। और अंत में केवल इतना कहना चाहूँगा कि अवध का जो किसान आंदोलन है वो भारत के आदि किसान आंदोलनों में आप जोड़ सकते हैं उसको, जिसने उसके बाद बहुत सारे आंदोलनों को एक दिशा दी। और ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, इसका राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं था। बाद में और राजनीतिक दल इसके अनुगामी बने, ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता इसके अनुगामी बने। लेकिन ये जरूर है कि उस आंदोलन ने जो एक जागृति पैदा की, तो क्या है, बारदोली तो उसके बाद हुआ ना, अगर आप उठा के देखेंगे बारदोली में भी उसको चर्चा हुई। 1931 में जब सरदार पटेल के नेतृत्व में जब कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें किसानों के सम्मेलन, उस पर चर्चा हुई। और उसके बाद जो है 1936 में फैजपुर में एक दिलचस्प घटना घटी। फैजपुर का पूरा अधिवेशन ही गांव में हुआ, और उसके पीछे भी लोगों को पता नहीं कि साने गुरुजी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसके पीछे जो असली प्रेरक थे वो साने गुरुजी थे। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को चाहिए कि किसानों का एक सम्मेलन जो है ये मतलब किसानों के गांव में करे कम से कम। तो फैजपुर में जो सम्मेलन हुआ उसमें जो है मुख्य प्रेरक कर्ता धर्ता वो वही थे। और उसके बाद जो है सबसे दिलचस्प बात और घटी वहाँ कि भारत में किसी गांव में पहला टेलीफोन अगर लगा तो 1936 में फैजपुर में लगा। ये केवल जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि उसके पहले भारत के किसी गांव में कोई फ़ोन नहीं था। क्योंकि 1946 में जब आज़ादी मिली तब हमारे पास तो केवल 80,000 टेलीफोन थे, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों को मिला करके, और उससे ज़्यादा जो है टेलीफोन सिडनी सिटी में थे। तो ज़्यादा संदर्भ नहीं लूँगा, मैं ये कहूँगा कि ये आदि आंदोलन, इसने बहुत सारे आंदोलनों को, बहुत सारी धाराओं को ताकत दी। और इस आंदोलन को आप लोगों ने याद किया अयोध्या पर्व के मौके पर, तो ये बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय मंच पर ये पहला प्रयास है जब आप लोगों ने अयोध्या पर्व के मौके पर उस आंदोलन को याद किया जहाँ से अवध का इतिहास शुरू होता है। क्योंकि अवध का तो इतिहास ही अयोध्या से शुरू होता है। अवध की तो राजधानी ही अयोध्या रहा, जो तत्कालीन फैजाबाद था। और आप ये समझ लीजिए कि 1700 कुछ साल भूल रहा हूँ, जब शहादत अली खां की मौत हुई तो इसी अवध में ट्रेजरी में 14 करोड़ रुपए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी अवध ने 4 करोड़ रुपए का कर्जा दिया हुआ था। जब सलीमन ने, आप सोच लीजिए कर्जा, ये कहाँ से इतना पैसा आया था? ये किसानों से आया था, और कोई आंदोलन नहीं चला था। उसके पहले जो आंदोलन चले थे, एक वो चला था पड़ौना में और हमारे अमोढ़ा में और 2-3 और रियासतों में। उसमें नवाब शहादत अली खान ने, एक ब्रिटिश आया हुआ था वहाँ, उसने ऐसा अंधेरगर्जी मचा ली थी कि इन लोगों ने बगावत कर दी थी। उसके पहले एक ही घटना हुई है, और अवध के नवाब ने हटा दिया उनको, और वायसराय के कहने के बाद भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा आदमी नहीं चाहिए हमें जो। तो ये घटना बताती है कि किसानों के साथ जो अवध के अगर नहीं रहा होता तो इतने लोग थोड़ा शहीद हो गए होते, आप उठा के देख लीजिए। और लाखों लोग जो है लखनऊ को आज़ाद कराने के लिए नहीं चल पड़ते। वो कौन लोग थे? जो वो किसान थे। तो किसान जो है भारत की आज़ादी की 1857 की लड़ाई से लेकर 1947 तक वो धुरी बने रहे, और उसमें जो अवध के किसानों ने भूमिका निभाई, जो चंपारण के किसानों ने भूमिका निभाई, अब उसकी धार मध्यम पड़ रही। मुझे लगता है कि उस पर नए सिरे से अयोध्या पर्व जैसे संगठनों को रोशनी डालने के लिए भाई मोहन सिंह जी हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, इनके जैसे लोगों को का सहयोग ले करके
कुछ करना चाहिए जो है। और अगले बार जब अयोध्या पर्व हो तो उसमें हम लोग जो है अवध किसान आंदोलन पर एक बढ़िया किताब का विमोचन करें, जो अरविंद मोहन भाई उसको संरक्षण दें। बहुत आभारी, बहुत धन्यवाद आपका।